नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की आज़ादी के बाद भी एक ऐसी जगह थी जहां किसान असल में आज़ाद हुए ही नहीं थे। ये कहानी है मैनपुरी की, एक ऐसी जगह जिसने सिर्फ 2 दशकों में सामंतवाद की जंजीरों को तोड़कर लोकतंत्र की एक नई सुबह दिखी। तो चलिए 1947 से 1970 तक के इस दिलचस्प सफर को समझते हैं। आज़ादी मिली थी लेकिन किसान अब भी गुलाम था। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही उस दौर की पूरी सच्चाई बता देती है। जरा सोच कर देखिए, 1947 में जब पूरा देश जश्न मना रहा था, तब मैनपुरी के किसानों के लिए हकीकत कुछ और ही थी। और यही वो गहरी खाई थी जो हमारी आज की कहानी की बुनियाद है। तो कहानी शुरू होती है भारत की आज़ादी के साथ। पर जैसा हमने अभी देखा, मैनपुरी के लिए ये एक अधूरा सपना था। मतलब एक ऐसा सपना जहां आज़ादी का सूरज तो निकला, लेकिन उसकी रोशनी हर खेत तक, हर झोंपड़ी तक पहुंच ही नहीं पाई। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ पूरे देश में तिरंगा शान से लहरा रहा था, और दूसरी तरफ मैनपुरी की जमीन पर जमींदारों का वही सदियों पुराना राज चल रहा था। और सबसे हैरानी की बात क्या थी? ये वही जमींदार थे जिनके खिलाफ 1857 में इतना बड़ा विद्रोह हुआ था, और वो आज़ाद भारत में भी किसानों पर हुकूमत कर रहे थे। और इसी उलझन से वो सवाल पैदा हुआ जो मैनपुरी के हर गांव में गूंजने लगा कि भाई, ये आज़ादी आखिर है किसके लिए? क्या ये सिर्फ जमींदारों के लिए आई है? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो एक आने वाले बहुत बड़े तूफान का इशारा था। और फिर वो तूफान आया भी, एक ऐसा कानूनी और सामाजिक तूफान जिसने मैनपुरी के सामंती सिस्टम की नींव तक हिलाकर रख दी और एक पूरे युग का अंत कर दिया। लेकिन देखिए, इतना बड़ा बदलाव रातों रात तो होता नहीं है। इसकी शुरुआत हुई जनवरी 1951 में, जब राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून पर साइन किए। फिर आया जुलाई 1952, जब ये कानून मैनपुरी में लागू हुआ। पर क्या लगता है, जमींदारों ने इसे आसानी से मान लिया होगा? अरे बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। 1 जुलाई 1952, ये तारीख मैनपुरी के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। क्यों? क्योंकि इसी दिन जमींदारों के सारे अधिकार खत्म कर दिए गए और जमीन का मालिकाना हक सीधा उत्तर प्रदेश सरकार को मिल गया। मतलब, जो किसान पीढ़ियों से किसी और की जमीन पर खेती करते आ रहे थे, वो अब अपनी जमीन के मालिक बन गए। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। पर सत्ता इतनी आसानी से हाथ से कहा जाती है ना? जमींदारों ने हर पैंतरा आजमाया। उन्होंने कानून को अदालतों में चैलेंज किया, अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की और अपनी जमीनें अपने रिश्तेदारों या नौकरों के नाम कर दी ताकि कानून की पकड़ से बच सके। ये एक असली लड़ाई थी। जमीन की लड़ाई तो चल ही रही थी, लेकिन अब संघर्ष का मैदान बदल रहा था। मैनपुरी अब राजनीति का एक नया अखाड़ा बन चुका था। अब जंग जमीन की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता हासिल करने की थी। और उस दौर की जो राजनीतिक उठापटक थी ना, वो इन चुनावी नतीजों में साफ साफ दिखती है। देखिए, 1952 में तो कांग्रेस जीत गई, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 1957 में भारतीय जनसंघ के मलेखान सिंह ने सबको हैरान कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि मैनपुरी में अब किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं चलेगा। मुकाबला अब कड़ा हो चुका था। और ठीक इसी वक्त दिल्ली में कांग्रेस के अंदर एक अलग ही खेल चल रहा था। पार्टी के जो पुराने बड़े और ताकतवर नेता थे, उनका एक ग्रुप था जिसे द सिंडिकेट कहते थे, और वो लोग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बढ़ती पावर को रोकने में लगे थे। और ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की नहीं थी, इसका असर मैनपुरी की पॉलिटिक्स पर भी पड़ना ही था। और फिर आया नवंबर 1969। भारतीय राजनीति में जैसे भूचाल आ गया। हुआ ये कि कांग्रेस के सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं की पार्टी से निकाल दिया। सोचिए, ऐसा इंडियन पॉलिटिक्स में पहले कभी नहीं हुआ था। इस एक घटना के बाद कांग्रेस सीधे सीधी 2 हिस्सों में टूट गई। एक तरफ थी इंदिरा गांधी वाली नई कांग्रेस, और दूसरी तरफ थी पुराने नेताओं यानी सिंडिकेट की कांग्रेस। और ये बंटवारा सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ था, इसका असर नीचे तक, मैनपुरी के एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता तक पर पड़ा। तो कुल मिलाकर देखें तो इन 2 दशकों में मैनपुरी ने एक बहुत लंबा सफर तय किया। ये कहानी है सामंती सोच और जमींदारी के अंधेरे से निकलकर एक नए डेमोक्रेटिक दौर में कदम रखने की। तो सवाल उठता है कि जमींदारी खत्म होने का असर आखिर हुआ क्या? सच कहें तो इसका असर मिला जुला रहा। एक तरफ
छोटे और मीडियम किसानों के एक बहुत बड़े हिस्से को पहली बार अपनी जमीन का मालिकाना हक मिला। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो भूमिहीन मजदूर थे या जो किराए पर खेती करते थे, उन तक इसका फायदा नहीं पहुंचा। उनका संघर्ष अभी भी जारी था। तो इस पूरे 20 साल के सफर को अगर हम समेटें तो इसे 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, सामंती राज था। दूसरा, भूमि सुधार की क्रांति आई। तीसरा, कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों का उदय हुआ। और चौथा, आखिर में एक नए लोकतांत्रिक युग की शुरुआत हुई। लेकिन रुकिए, मैनपुरी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे बिल्कुल नहीं। असल में 1970 के बाद का जो दौर था ना, वो तो और भी ज्यादा रोमांचक और ड्रामेटिक होने वाला था। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि 1970 के बाद मैनपुरी की कहानी ने आखिर क्या मोड़ लिया? कैसे इस छोटे से जिले की पॉलिटिक्स ने पूरे देश पर अपना असर डाला? तो हमारे अगले पड़ाव में हम देखेंगे कि कैसे मुलायम सिंह यादव एक राजनीतिक दिग्गज बनकर उभरे। 1975 की इमरजेंसी के दौरान मैनपुरी का क्या रोल था? ये जिला समाजवाद का इतना बड़ा गढ़ कैसे बन गया? और 90 के दशक की सामाजिक क्रांति ने यहाँ क्या-क्या बदल डाला? मैनपुरी की इस अनकही कहानी का अगला अध्याय जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।